Hello everyone, my name is Gauri Ghate and welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial. This is our series on Indian Express Explained, where every week we go through Indian Express Explained section articles and curate those articles for you that are important for your CLAT 2027 preparation. तो इस सीरीज में हम आपके लिए वो आर्टिकल्स लेके आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2027 की जरूरी हैं एंड टुडेज आर्टिकल इज फ्रॉम 19th of July where we talk about the race for lower earth orbit LEO, what the launch of Vikram 1 means for India, India's first privately developed orbital rocket has successfully placed multiple satellites in lower Earth orbit. This is the zone immediately surrounding the planet where countries and private companies are increasingly crowding into. Here's why this zone matters and where India stands in this race. So here in today's lecture, we will be discussing about what is Vikram 1, what is its specialty, आपके current affairs से related जो important facts हैं आपको विक्रम 1 के बारे में याद रखने हैं वो, साथ ही what is the lower earth orbit, along with that we'll see कि lower earth orbit में आप आपकी जगह कैसे book कर सकते हो and India इस lower earth orbit की race में कहाँ stand करता है. So let's begin and see what Vikram 1 is. Vikram 1 and why is it in news? Vikram 1, India has achieved a historic milestone क्योंकि हैदराबाद based Skyroot Aerospace का Vikram 1 जो है it became the country's first privately built rocket to successfully place payloads in lower Earth orbit, जो कि हम यहाँ देख चुके हैं. It has placed multiple satellites in lower Earth orbit. इस मिशन का नाम था मिशन आगमन और इसके बाद इंडिया becomes the third country after US and China जहां प्राइवेट कंपनी ने इंडिपेंडेंटली ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की है. इससे पहले इंडिया जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता था लोअर अर्थ ऑर्बिट में सारे स्टेट फंडेड होते थे और इसरो इसको लॉन्च करता था किससे? PSLV, पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल. PSLV रॉकेट से लॉन्च होते थे सैटेलाइट्स और अब पहली बार किसी प्राइवेट बॉडी ने अपने रॉकेट से लॉन्च किया है. रॉकेट का नाम है विक्रम 1, प्राइवेट कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस. ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो 2018 में फाउंडेड है. अगर हम इस मिशन आगमन को देखें, इस मिशन का नाम है मिशन आगमन मतलब अराइवल. विक्रम 1 जो है एक 22 मीटर का रॉकेट है जो 4 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है. 4 स्टेज मतलब 4 स्टेजेस होते हैं इसके लॉन्च के. आपने देखा होगा ना कार्टून में, लॉन्च हुआ है, एक पार्ट अलग हुआ, दूसरा पार्ट अलग हुआ, तीसरा पार्ट अलग हुआ. 4 स्टेजेस, 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल. और ये लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है, पुलिकट लेक पे एक आइलैंड है. क्यों यहां से लॉन्च होते हैं? यहां से हमारे लॉन्चेस इसलिए होते हैं क्योंकि अर्थ में हर लैटिट्यूड से आप लॉन्च नहीं कर सकते हो कोई रॉकेट. स्पेशल लैटिट्यूड्स होते हैं जहां ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस होता है और वहां से एस्केप वेलोसिटी, एटमॉस्फेयर से एस्केप करने की वेलोसिटी अचीव करना रिलेटिवली इजी होता है. श्रीहरिकोटा इज वन ऑफ दोज लोकेशंस. अनदर एग्जांपल कुड बी फ्रेंच गुयाना जहां लॉन्च सेंटर्स बने हैं. इसमें वैलिडेट हुई है. अब यहां से आगे जब हम वर्ड वैलिडेट पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा प्रूव हुआ है. क्या प्रूव हुआ है? कि फुल ऑर्बिटल फ्लाइट अचीव की है विक्रम 1 ने. इसकी पेलोड कैपेसिटी 350 kg है. लोअर अर्थ ऑर्बिट के 450 किलोमीटर तक ये जाता है. सक्सेसफुली क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेजेस वैलिडेट हुए हैं? प्रोपल्शन मतलब पुश करना आगे इस रॉकेट को. स्टेज सेपरेशन जो मैं आपको बता चुकी हूं. गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल GNC. रॉकेट जब लॉन्च होता है इसको नेविगेशन और गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि रॉकेट को बताना है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में आपको कहाँ ट्रैवल करना है, किस शेल में ट्रैवल करना है.
इसीलिए इसको हम कहेंगे गाइडेंस नेविगेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, जो वैलिडेट हो गया है, मतलब ये प्रूव हो गया है कि विक्रम 1 में जो GNC है वो सही से काम कर रहा है, जो प्रोपल्शन है वो सही से काम कर रहा है, जो स्टेज सेपरेशन है वो सही से काम कर रहा है। एवियोनिक्स, टेलीमेट्री, अब आप लोगों को अगर पता है एवियोनिक्स और टेलीमेट्री क्या है, किस चीज की बात हो रही है जब हम एवियोनिक्स और टेलीमेट्री की बात करते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। एंड ओवरऑल जो इस लॉन्च व्हीकल का परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें क्या हुई हैं, सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई हैं इस 2026 के लॉन्च में। की फीचर्स इस रॉकेट के क्या हैं हम ये देख लेते हैं। ऑल कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर है। ऑल कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड लेट्स सी व्हाई इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूजुअली the launch vehicles, rockets, earlier they were made up of metals or other strong materials. Why? क्योंकि जब लॉन्च होता है बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं उस एक रॉकेट पे। इन फोर्सेस को सस्टेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल जरूरी है, क्योंकि इन फोर्सेस को सस्टेन करने के बाद ही आप स्पेस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये मटेरियल्स यूजुअली बहुत हैवी होते हैं, इसीलिए जब कार्बन कंपोजिट मटेरियल्स यूज किए जाते हैं तो ये लाइट वेट होते हैं, साथ ही ड्यूरेबल होते हैं, इसीलिए इनकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ अच्छी होती है इन रॉकेट्स की, और ये एक्सट्रीम लॉन्च फोर्सेस सर्वाइव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्रिटिकल वेट होता है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन कंपोजिट से बना है। तो दिस इज लाइट इन वेट, which is always a good thing when you're talking about space exploration, space technology. क्योंकि अगर हम विक्रम 1 को देखें, हम और अच्छे से इसको समझेंगे अभी, अगर हम ये फैक्ट्स हम देख लेते हैं। विक्रम 1 को देखें तो विक्रम 1 सिर्फ एक वेहिकल है, इंपॉर्टेंट है उसके अंदर जो सैटेलाइट्स जिसको वो जाके लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करेगा। तो जब सैटेलाइट्स अपने आप में हैवी होंगे, जरूरी है कि विक्रम 1 जो लॉन्च व्हीकल है वो लाइट रहे ताकि वो कैरी कर पाए इतना वेट। Solid or liquid propulsion system, and these systems are named after Dr. APJ Abdul Kalam. 3D printed rocket engines है, और 3D printed materials की वजह से स्काईरूट एरोस्पेस को सबसे ज्यादा टाइम सिर्फ असेंबली में लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए रैपिड मैन्युफैक्चरिंग होगी इन रॉकेट्स की, प्रोडक्शन कॉस्ट घटेंगे, ग्रेटर डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, डिजाइन चेंज करने में आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, आपको पूरा प्रोडक्शन यूनिट नहीं बदलना है, पूरी फैक्ट्री का सिस्टम नहीं बदलना है। वाइल 3D प्रिंटिंग आप डिजाइन चेंजेस ला सकते हो, एंड वाइल असेंबली वो डिजाइन चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे, इसलिए डिजाइन चेंजेस इन रॉकेट में लाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज 3D प्रिंटिंग से हो रहा है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मशीनरी। हाई लॉन्च केडेंस डिजाइन और रैपिड असेंबली होगी, और रैपिड असेंबली की वजह से हाई फ्रीक्वेंसी लॉन्चेस होंगे, कम समय में बहुत ज्यादा लॉन्चेस हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी रॉकेट्स बनते जाएंगे। फास्ट पेस्ड डिमांड्स ग्लोबल जो सप्लाई की है स्मॉल सैटेलाइट ऑपरेटर्स की, उनको जल्दी जल्दी डिमांड्स उनकी मीट करनी है, उसको अचीव कर पाएगा स्काईरूट एरोस्पेस इसकी वजह से। नेक्स्ट एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विक्रम एस जो है नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ था, और इसमें क्या वैलिडेट हुआ था, इसमें लॉन्च कैपेबिलिटी वैलिडेट हुई थी, और इसमें फुल ऑर्बिटल अचीव नहीं हुआ था, सब ऑर्बिटल लॉन्च था ये, और एक स्मॉलर व्हीकल था। अब हम थोड़ा ऑर्बिट्स के बारे में समझते हैं कि ये ऑर्बिट्स क्या हैं, हम क्या बात कर रहे हैं। अर्थ के आसपास, अगर अर्थ के आसपास एक सर्कुलर ट्रैक बनाएंगे तो उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ये ऑर्बिट्स 3 लेवल के होते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट। हायर अर्थ ऑर्बिट को हम GEO या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। अगर हम बात करें, यहां हम लोअर अर्थ ऑर्बिट पे फोकस कर रहे हैं, जिसका एल्टीट्यूड
160 से 2000 किलोमीटर्स के बीच होता है। इसका मतलब अगर हम अर्थ के आसपास ये बनाएं, प्लीज एक्सक्यूज माय इम्प्रॉपर सर्कल, पर अगर हम अर्थ के आसपास लोअर अर्थ ऑर्बिट बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, जिसमें ये होगा 160 किलोमीटर और ये होगा 2000 किलोमीटर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें बीच में जगह है, इन जगहों को भी शेल्स में डिवाइड किया गया है। लेट्स लुक एट इट दिस वे। ये हो गई हमारी अर्थ और ये हो गया हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये हो गया 2000 किलोमीटर्स और ये हो गया 160 किलोमीटर्स। अब हमें देखना है कि इस लोअर अर्थ ऑर्बिट को भी शेल्स में डिवाइड किया गया है। शेल्स क्या होते हैं? शेल्स होते हैं वो सब ऑर्बिटल हाइट जिसमें आप एक सैटेलाइट प्लेस कर सकते हो, राइट? अब क्या है कि अर्थ में बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक, नेशनल, इंटरनेशनल लोग हैं जिन्होंने अपनी सैटेलाइट्स यहां प्लेस की हुई हैं, जिन्होंने अपनी सैटेलाइट्स यहां प्लेस की हुई हैं। अब हम देखेंगे कि अर्थ से जब इनिशियली लॉन्चेस होते थे, जैसे हम इसरो की बात करें, तो रॉकेट क्या करता था? रॉकेट यहां तक आता था, सैटेलाइट कैरी करके आता था। अगर इस शेल में लेट्स अज्यूम इस शेल में सैटेलाइट को प्लेस करना, तो सैटेलाइट यहां प्लेस कर देता था। क्या रॉकेट अपने आप में किसी काम का है? नहीं, रॉकेट का यही काम है कि वो सैटेलाइट इस शेल में प्लेस करे। अभी तक इंडिया में ये काम सिर्फ इसरो करता था। अब जब से 2023 में इंडिया की न्यू स्पेस पॉलिसी आई है, 2020 से 2023 के बीच बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में आ गए हैं, जिसमें से एक एग्जांपल हो गया स्काईरूट का। स्काईरूट ने जब विक्रम 1 लॉन्च किया तो ये विक्रम 1 विल नाउ फंक्शन एज अ कैब सर्विस। मतलब ये कैब सैटेलाइट्स को यहां से उठाएगी, यहां जाके प्लेस कर देगी जहां भी प्लेस करना है। अब इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि इससे पहले जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अपने सैटेलाइट्स यहां प्लेस करने होते थे तो उनको इसरो की लॉन्च शेड्यूल पे डिपेंडेंट रहना होता था। और तो और इसरो जब बोलता था कि हम इसी शेल तक आपको छोड़ सकते हैं आपकी सैटेलाइट को, तो आपको उसी की बात माननी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि इसरो के सिवा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था इन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास। अब आ गया है ऑल्टरनेटिव, विच इज स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम 1, विच इज व्हाई इट्स अ पाथ ब्रेकिंग फीट फॉर प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, क्योंकि अब प्राइवेट प्लेयर्स को इसरो के लॉन्च शेड्यूल के लिए और इसरो की ऑर्बिटल लोकेशंस पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस भर के वो अपने मनपसंद लॉन्च शेड्यूल से लॉन्च कर पाएंगे अपनी सैटेलाइट। जब विक्रम 1 लॉन्च हुआ तो उसके पेलोड क्या क्या कैरी करके वो ले जा रहा था? ग्रह स्पेस, कॉस्मोसर और डी क्यूब्ड, ये प्राइवेट कंपनीज हैं जिनकी सैटेलाइट्स और रोबोटिक आर्म्स किस पे थे? विक्रम 1 पे थे, विक्रम 1 की मेडन फ्लाइट पे थे। एक लैब ग्रोन डायमंड था, एक 18 कैरेट गोल्ड का मिनिएचर स्कल्पचर था जो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहा है, एक माइक्रो आर्ट ट्रिब्यूट थी डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड सर सीवी रामन को डेडिकेटेड। ये 3 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए।
सर सीवी रामन। ऑल्सो देयर वर लेटर्स फ्रॉम वेल विशर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। और ये जिस रॉकेट आर्म की बात हो रही है, क्यों, सॉरी, रोबोटिक आर्म की बात हो रही है रॉकेट पे, वो इसलिए था ताकि फ्यूचर में स्पेस डेब्री रिमूवल पे काम किया जाए। स्पेस डेब्री मतलब हम तो लॉन्च कर देते हैं, लेकिन जो डेब्री या कचरा होता है वो अभी भी स्पेस के लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमता रहता है। अब ये खतरा है, यहाँ ये खतरा है कि इन सैटेलाइट से वो डेब्री टकरा सकती है, सैटेलाइट्स डैमेज हो सकती हैं, और तो और स्पेस में पोल्यूशन हो रहा है, एक टाइप का स्पेस में गार्बेज इकट्ठा हो रहा है। तो ये विजन है कि इस रोबोटिक आर्म से उस डेब्री को वापस पकड़ के अर्थ तक लाया जाएगा, जहां उसको सस्टेनेबल तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ये इंडिया का जो फोकस है सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस का, वो दिखाता है। अब बात यह है कि why is the lower earth orbit so important? Well, lower earth orbit में जो स्लॉट्स मिलते हैं प्राइवेट कंपनीज, जो लेट्स से नेटवर्क कंपनीज हैं, लेट्स से गूगल की सैटेलाइट है जीपीएस मैनेज करने के लिए, लेट्स से गवर्नमेंट सैटेलाइट्स हैं मॉनसून प्रिडिक्शंस के लिए, इन सारी सैटेलाइट्स को प्लेस करने के लिए आपको लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्लॉट बुक करने होते हैं, और ये स्लॉट्स होते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जहां जो नए सैटेलाइट ऑपरेटर्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैटेलाइट स्लॉट में अपनी सैटेलाइट नहीं डाल सकते, अवॉइड करना है उनको इंटरफेरेंस, क्योंकि पहले आए थे वो ऑपरेटर्स जिन्होंने ऑलरेडी बुक करके रखा है वो सैटेलाइट का स्लॉट, वो ऑर्बिट का स्लॉट, और इसकी वजह से एक गोल्ड रश मच गया है स्पेस में। गोल्ड रश मतलब पहले की स्टोरी है ऐसे कि सोना निकल रहा है कहीं से, कि एक नदी में सोना बह के आ रहा है, तो लोग खूब वहां रश किए कि हम सोना कलेक्ट कर लेंगे, जो पहले जाएगा उसको ज्यादा सोना मिलेगा। सेम वे, जो पहले आएगा उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिटल स्लॉट मिलेगा। और ये मैनेज कौन करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन जो है ये मैनेज करती है इन स्लॉट्स को, और ये इंश्योर करती हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर ना करें एक दूसरे की सैटेलाइट्स में, और ये एलोकेट और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट के स्लॉट्स। कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन। Another point that we need to see is that in 1967 an outer space treaty was signed where all the countries contributed कि जो हमारा स्पेस है this comes under global commons। इसका मतलब ये स्पेस हम सबका है, स्पेस को कोई मिलिटराइज नहीं कर सकता, स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लेके जा सकते, स्पेस में आप ये नहीं कह सकते कि ये एरिया मेरा है ये एरिया तेरा है, लड़ाइयां नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए 1967 की आउटर स्पेस जो ट्रीटी है प्रोहिबिट करती है ओनरशिप ऑफ आउटर स्पेस, इसीलिए कंट्रीज और कंपनीज जो हैं कंपीट करती हैं फॉर एक्सेस टू प्रेफर्ड ऑर्बिटल शेल्स, उनके पसंद का ऑर्बिटल शेल मिल जाए उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, तो इसे हम देख सकते हैं। यस, सॉरी, ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी जो प्रोहिबिट करती है ओनरशिप ऑफ आउटर स्पेस, इसलिए कंट्रीज एंड कंपनीज वांट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ ऑर्बिटल स्लॉट्स। साथ में वंस एन ऑर्बिटल शेल इज ऑक्यूपाइड, उसके बाद जो लेटर एंट्रेंट होते हैं, जो बाद में लोग उस ऑर्बिटल शेल में आते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स के साथ या कहीं और जाना पड़ता है, इसलिए अर्ली ऑक्यूपेशन को स्पेक्यूलेटिव ऑर्बिटल स्क्वाटिंग कहते हैं, कि जल्दी से अपनी सैटेलाइट वहां प्लेस कर दो ताकि कोई और उस ऑर्बिटल शेल में ना आ पाए। साथ में मेगा कॉन्स्टलेशंस एंड मेगा कंपनीज लाइक चाइना की गुआंग एंड कीफैन, स्पेसएक्स जो स्पेसएक्स का स्टारलिंक है, are viewed as strategic efforts to secure valuable lower earth orbit space, with SpaceX already operating over 1,000 satellites. 1,000 satellites lower earth orbit में SpaceX already operate कर रहा है और प्लान कर रहा है कि और वहां डिप्लॉय करेंगे। अब इसको कैसे देख सकते हैं हम स्ट्रेटेजिकली?
Don't you think these SpaceX की satellites are a representative of USA and Guang and Kinfan की satellites are a representative of China? तो वैसे तो as per the outer space treaty you can't own any outer space, but these companies from your country are acting on the behalf of the government, could be, and on behalf of the government SpaceX ने ये 10,000 सैटेलाइट, सॉरी नॉट 1000, 10,000 सैटेलाइट्स बिठा के रखी हैं ताकि इतने सारे ऑर्बिटल शेल्स भले ही से यूएसए की एक कंपनी के नाम हो पर है तो यूएसए के नाम, सेम गोज फॉर चाइना, सो इट बिकम्स अ लिटिल कंसर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट फॉर इंडिया, क्योंकि ये इंडिया के लिए एक मेजर माइलस्टोन है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का. एक स्ट्रॉन्ग लॉन्च प्राइवेट इकोसिस्टम से क्या एनहांस होता है? नेशनल सिक्योरिटी एनहांस होती है. क्यों? ताकि रैपिड डिप्लॉयमेंट हो पाए, रिप्लेसमेंट हो पाए, इंटेलिजेंस मिल पाए, सर्विलांस अच्छे से हो पाए, रिकॉनिसेंस अच्छे से हो पाए, इन सैटेलाइट्स को जल्दी जल्दी प्लेस किया जाए लोअर अर्थ ऑर्बिट पे, सॉवरेन एक्सेस टू स्पेस ड्यूरिंग क्राइसिस. तो अगर प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग होगा तो गवर्नमेंट अपनी सैटेलाइट्स को प्लेस करने के लिए भी ज्यादा एफिशिएंसी से गवर्नमेंट सैटेलाइट्स भी नेशनल सिक्योरिटी के यूज के लिए जो सैटेलाइट्स होती हैं वो भी बहुत अच्छे से प्लेस हो पाएंगी लोअर अर्थ ऑर्बिट पे. अभी तक जब तक सिर्फ इसरो ये लॉन्च का काम कर रहा था, इसरो बहुत ज्यादा बर्डन्ड था. इसरो के पास बहुत सारे काम है ऑलरेडी, इंक्लूडिंग वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जॉब्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो इसरो अगर सिर्फ ये कैब सर्विस ही चलाता रहेगा तो नेचुरली स्लो हो जाएगा. जैसे पीएसएलवी लॉन्च में हमने इस बिगिनिंग ऑफ द ईयर देखा, 2 लॉन्चेस एक के बाद एक सक्सेसफुल नहीं रहे थे. इसीलिए ये थोड़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए कि अगर एक प्राइवेट सेक्टर इमर्ज होगा तो एफिशिएंटली और सही टाइम फ्रेम में क्या हो पाएगा, सही टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स डिप्लॉय हो पाएंगे. बट इंडिया स्टिल लैग्स बिहाइंड ग्लोबल लीडर्स इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट रेस ड्यू टू, क्यों? हमारे पास लिमिटेड लॉन्च फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल ऑपरेशनल कैपेसिटी है और डिलेज इन डेवलपिंग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल. अभी तक हमारे पास रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नहीं है, एक बार लॉन्च हो गया तो वो गया. इन्हीं सारी चीजों से तो स्पेस डेब्री बन रही है. The delayed operational timeline of ISRO's next generational launch vehicle जो रिप्लेस करेगा PSLV और SSLV को, और ये अभी तक डेवलप नहीं हुआ है. ये एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जैसे उम्मीद है कि ये एक्ट करेगा. साथ में जब स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम-1 आया है, अग्निकुल कॉस्मोस जो एक और प्राइवेट बॉडी है, ये सारे बहुत एसेंशियल हो जाते हैं इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए. एंड टू रिमेन कंपेटिटिव इंडिया मस्ट एक्सपैंड इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्राइवेट स्पेस कंपनीज बढ़ना चाहिए, इंक्रीजिंग लोअर अर्थ ऑर्बिट में कंजेशन, ये हम देख चुके हैं भाई. 10,000 सैटेलाइट्स तो सिर्फ काय की है, स्पेसएक्स की है, तो कंजेशन होगा इस लोअर अर्थ ऑर्बिट में क्योंकि लिमिटेड स्पेस है वहां पे. तो इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत जल्दी लिमिट हो सकती हैं, तो इंडिया को जल्दी एक्ट करना होगा. एक और ये द हिंदू का आर्टिकल है, जुलाई का एडिटोरियल है. तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब ये आर्टिकल पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड आर्टिकल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये द हिंदू का आर्टिकल भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चीजों को. तो आई होप आप समझ गए हैं कि लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है, विक्रम-1 क्या है, साथ ही साथ स्काईरूट एरोस्पेस क्या है, काम क्या है इन रॉकेट्स का, पीएसएलवी क्या होता है, इसरो अभी तक क्या काम कर रहा था. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बहुत अच्छे से एक बार बता देती हूँ. द रीजन दैट दिस इज super duper important is that 2024 में
चंद्रयान पे एक पूरा पैसेज आया था. Why? Because 2024 में 2020 in the year 2023 India achieved soft landing on the south pole of the moon, and this was the first time India achieved soft landing, and this was the first time any country in the world had achieved soft landing on the south pole of the moon. So it became a first. Okay. तो जब भी इसरो के बारे में भी पूछा गया था इसमें, जब भी ऐसा कुछ करंट अफेयर होता है, इस बार अगर हम बात करें 2027 के क्लैट में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि विक्रम 1 पूछा जाए, बिकॉज इट्स अगेन अ फर्स्ट रॉकेट लॉन्च ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस करने के लिए by a private entity of India, which is why it becomes important, because India is only after USA and China where a private company has launched something like this, which is why it's very important for your CLAT 2027. So I urge you to remember all of these facts, and अगर आपको कोई भी doubt है तो you can please enter that in the comment section, and I'll see you very soon in the next video. Bye.